हुत्तू पिता ने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे। उसका मालिक तुत्सी था। वो अपने मालिक के यहाँ गायों की देखभाली करता था। तुत्सी मालिक हुत्तू पिता के बारे में सब कुछ जानता था। जिस दिन उसके बेटे को पढ़ाई के लिए बाहर निकलना था, ठीक उसके पिछली शाम को मालिक आया, निरीक्षण किया और उस पिता पे ये आरोप गढ़ा कि गायों की हालत बहुत खराब है। उसने हुत्तू पिता पे ठीक उतना ही फाइन मढ़ा जितना उसने बेटे की पढ़ाई के लिए जुटाया था। कुछ ही दिनों बाद हुत्तू पिता पुत्र तुत्सी मालिक के घर को आग लगा रहे थे। इस एपिसोड में रवांडा में हुए भीषण नरसंहार के कारणों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद जर्मनी ने रवांडा को बेल्जियम के हवाले कर दिया। रवांडा में हुत्तुओं और तुत्सियों में अंतर विवाह आम बात थी। इस मिश्रण के कारण हुत्तू और तुत्सी को शारीरिक बनावट के आधार पर अलग कर पाना असंभव सा था। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान जानता है। दरअसल हुत्तू और तुत्सी की पहचान पितृवंशीय थी, यानी हुत्तू पिता की औलादें हुत्तू होंगी और तुत्सी पिता की संतानें तुत्सी। माओ की पहचानें नष्ट हो जाती थी। मोनसिग्नोर क्लासे रवांडा के पहले बिशप थे। बिशप अर्थात हेड पादरी। वे चाहते थे कि हुत्तुओं के हक हुकूक छीन लिए जाएं और उनके ऊपर पूरी तरह से बेहतर नस्ल वाले तुत्सियों का नियंत्रण हो। 1930 में उन्होंने चेताया कि अगर तुत्सी प्रधानों को गंदे हुत्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो समाज में चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। तुत्सी ही हैं जो अधिक योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, विकास को समझते हैं और लोगों की उनको स्वीकृति भी है। क्लासे की बातों को गंभीरता से लिया गया। जो छोटी छोटी पहाड़ियों की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिससे हुत्तुओं को स्थानीय स्वायत्तता की थोड़ी बहुत आस थी, को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तुत्सियों को असीमित शक्तियां सौंप दी गई, हुत्तुओं पर टैक्स लगाने को। हुत्तुओं से अथक और बिना किसी मजदूरी के काम लिया गया। 1931 में बेल्जियम और चर्च ने मिलकर आजाद विचारों वाले मवामी को हटाकर नए मवामी को गद्दी पर बिठाया, जो इनकी जू हुजूरी करता था, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था। इससे वहां के लोगों में एक होड़ सी मच गई। सभी बपतिस्मा लेके ईसाई धर्म अपनाने लगे। जल्द ही रवांडा सबसे अधिक कैथोलिक ईसाइयों वाला अफ्रीकी देश बन गया। फिर 1933 में रवांडा में जनगणना की गई। हुत्तू और तुत्सी होने का पहचान पत्र बांटा गया। इससे अब लगभग असंभव हो गया हुत्तुओं का तुत्सी बनना। इस तरह से बेल्जियम ने रवांडा को श्रेष्ठ तुत्सी और गंदे हुत्तुओं में विभाजित कर शासन किया। तुत्सियों ने मिली हुई शक्ति को खुशी खुशी अपनाया और हुत्तुओं का शोषण किया। तुम हुत्तू को मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसी स्थिति थी तुत्सियों की। चर्च द्वारा संचालित स्कूलों में खुला भेदभाव होता था हुत्तुओं के साथ। तुत्सियों की संख्या उनके जनसंख्या के हिसाब से स्कूलों में बहुत अधिक था। प्राथमिक शिक्षा के बाद बचपन से उन्हें पढ़ाया जाता कि तुत्सी बेहतर नस्ल हैं और वहीं योग्य हैं, हुत्तू खराब नस्ल है। इस नस्लीय झूठ को सच मानकर हुत्तू तुत्सियों से नफरत करने लगे। उन तुत्सियों से भी जिनके हालात उनके ही जैसे बदतर थे, क्योंकि तुत्सी बेहतर नस्ल के थे। प्रशासनिक और राजनैतिक पदों पर तुत्सियों का एकाधिकार हो गया। हुत्तुओं की जगह जो पहले से ही कम थी और सिकुड़ती चली गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच की खाई कितनी गहरी हुई होगी जब हुत्तुओं को बड़ी संख्या में जबरन सड़क निर्माण जैसे कार्यों में लगाया जाता और उनके ऊपर तुत्सी निरीक्षक रखे जाते। इस तरह अथक मजदूरी करने के बाद वो अक्सर अपने फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। 1920 के बाद वहां अकाल पड़ने लगा। सैकड़ों हजारों हुत्तू और गरीब तुत्सियों ने रवांडा से उत्तर में युगांडा और पश्चिम में कोंगो की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। बेल्जियम खुद एथनिक यानी जातीय आधार पर बटा हुआ देश था। यहाँ फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक वेलोन,
डच भाषी फ्लेमिश अधिसंख्यक की तुलना में ताकतवर थे। फ्लेमिशों की संख्या अधिक तो थी, लेकिन धन संपत्ति और समृद्धि के मामले में ये कमतर थे। इनकी स्थिति एक तरह से रवांडा में हुतुओं के जैसी ही थी। वहां एक लंबे सामाजिक क्रांति के बाद असमताएं कुछ कम हुई थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रवांडा में फ्लेमिश पादरी आने लगे तो उनका झुकाव स्वाभाविक तौर से हुतुओं की तरफ अधिक था। उन्होंने हुतुओं के राजनैतिक परिवर्तन के महत्वाकांक्षाओं को हवा दिया। इसी दौरान एशिया और अफ्रीका के देश विदेशी ताकतों से आजाद होने लगे थे। बेल्जियम पर भी रवांडा को स्वतंत्र करने के लिए जमीन तैयार करने का दबाव बढ़ने लगा। चूंकि सभी महत्वपूर्ण पदों पर तुत्सी थे, इसलिए आजादी की मांग भी उनकी ओर से पुरजोर था। इस कारण से बेल्जियम की निष्ठा तुत्सियों से हुतुओं की ओर झुकने लगा। आजादी का मतलब हुतुओं और तुत्सियों के लिए अलग अलग था। चूंकि उच्च पदों पर पहले से ही तुत्सी काबिज थे, वो चाहते थे कि बेल्जियम सत्ता उनके हवाले छोड़ जाए। वहीं हुतू चाहते थे इससे पहले कि बेल्जियम रवांडा से लौटें, बेल्जियम के तर्ज पर वहां पर भी एक सामाजिक क्रांति आए और संख्या के आधार पर सत्ता कायम हो। जिस हमिटिक मिथक के आधार पर यह कहा गया कि हुतू मूल निवासी और पिछड़ा नस्ल है, जबकि तुत्सी श्रेष्ठ नस्ल है और वो इथियोपिया से आए थे, उसको हुतुओं ने ठुकराया नहीं बल्कि अपना लिया। मार्च 1957 में 9 हुतू इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए हुतू मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि यदि तुत्सी विदेशी आक्रमणकारी हैं तो रवांडा हकपूर्वक बहुसंख्यक हुतुओं का देश हुआ। उन्होंने एथनिक पहचान पत्र हटाने को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि ऐसा करने से जो संख्यात्मक तथ्य है वो मिट जाएगा। इसके बाद हुतू पार्टियों का गठन हुआ। उन्होंने जनता को हुतुओं के रूप में एकमत हो जाने को कहा। उत्साह से बेल्जियम शासकों ने चुनाव की घोषणा कर दी। इसके पहले कि कोई वोटिंग होता, हजारों लोग मारे गए। यहां से शुरू होता है हिंसा का दौर आजाद रवांडा में, जो अंततः 1994 के हृदय विदारक नरसंहार में फलीभूत होता है। आगे की कहानी अगले अंक में सुनना न भूलिएगा। हम फिर से लेकर आएंगे अगला अंक अगले शनिवार शाम 6 बजे। शुक्रिया।